स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र विषय के लेसन 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस लेसन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताए जाएंगे जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें एक राइट होगा। आपको देख करके अच्छे से पढ़कर समझ के उस राइट आंसर को चूज़ करना होगा। पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वे हैं। सेवा क्षेत्र आपको मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में, सेवा तृतीयक क्षेत्र में आती हैं तो कौन सी हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कृषि डेयरी, और दूसरा है चीनी बनाना, तीसरा परिवहन संचार बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और क्वेश्चन क्या है, सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परिवहन संचार एवं बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है। संगठित क्षेत्र का राइट आंसर है, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। संगठित क्षेत्र वो है जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। तो इसका आंसर नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 3rd, उद्यमों के स्वामित्व पर। इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेंगे और ऑप्शन आपके सामने दिए रहेंगे 4 और राइट आंसर पर आपको टिक मार्क करना होगा। अगला है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम लागू हुआ। तो आंसर है 2005। ये नीचे दिया भी हुआ है। 2005 में कौन सा अधिनियम लागू हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है मनरेगा क्या है, कब लागू हुआ, उसमें क्या सेवा शर्तें हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक का पता क्या है आपको बताया था मैंने। तो द्वितीयक प्राथमिक क्रिया में कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्रिया में विनिर्माण आता है जिसमें कि प्राथमिक वस्तुओं का या प्राकृतिक वस्तुओं को मॉडिफाई करके यूज़ किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 2, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है। सार्वजनिक नाम से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्या है, जो कि सबके काम है। तो सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व जो हैंडल उसको कौन करता है, सरकार करती है। आंसर राइट है 2nd। अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग, इसका राइट आंसर है 3, रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है। अल्प बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है, जहां रोजगार में है परंतु उत्पादन क्या है, वहां पर शून्य है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती हैं। तृतीयक क्षेत्र नाम से ही आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि सेवा और वस्तुओं की जो सेवाएं हैं, वस्तुओं और सेवाओं, ये किस में आती हैं, तृतीयक क्षेत्र में। तो क्या पूछा है, नहीं आती हैं इसमें। तो राइट आंसर कौन सा होगा, मधुमक्खी पालन। देखिए बैंकिंग है, अध्यापन है, ये सभी किस में आती है, तृतीयक गतिविधियों में। मधुमक्खी पालन किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, मधुमक्खी पालन। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा। टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होता है। टिस्को कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा, इसका राइट आंसर है 2nd, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ये इसमें लागू नहीं होता है। कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं अल्प रोजगार। कृषिगत क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हुए होते हैं उनका रोजगार कैसा होता है, अल्प रोजगार होता है, मौसमी रोजगार होता है। मौसम रहने पर कृषि में क्षेत्र में उनके काम मिलता है, अदरवाइज उन्हें
नहीं मिलता है, इसे हम छिपी बेरोजगारी भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है अल्प रोजगार, जैसे अभी ऊपर के क्वेश्चन में था। तो प्रच्छन्न माने छिपी बेरोजगारी क्या कहते हैं? काम में लगे तो है लेकिन काम कुछ नहीं होता, हमें लगता है कि काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या था? सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? यह है, इसका आंसर होगा संगठित क्षेत्र। जैसा कि मैंने ऊपर बता रखा, संगठित क्षेत्र किसके स्वामित्व में होता है? सरकार के। तो सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत जो छुट्टी का प्रावधान होगा वह सवेतन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं का जो होता है संचार है, क्योंकि कृषि भी, दुग्ध उत्पादन, वानिकी, ये तीनों किस में आएंगे? कृषि, दुग्ध और वानिकी ये आएंगे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। तो कौन सा बचा? ये थर्ड ऑप्शन संचार, ये किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में। उसके बाद अब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। तो सेवा क्षेत्र जो हमें सेवाएं देते हैं, उनमें बहुत सारी सेवाओं के क्षेत्र में आप किन्हीं दो के नाम आपको लिखने हैं। तो कोई दो आप नाम लिख दे, परिवहन संचार है, बैंकिंग है, अध्यापन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर जो दो दे रखा है, आप चाहे इन्हें दे दीजिए या अदर सेवाओं के क्षेत्र भी उदाहरण दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? अंतिम वस्तु क्या है ये भी आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। जैसे मान लीजिए अंतिम वस्तु का उत्पादन था कि कोई व्यक्ति जो है अपना गेहूँ बेचता है 8 रुपये में, 8 रुपये में उसको गेहूं का मूल्य है, उसने पिसाई दी उसके 10 रुपये करके, इस तरह से उसका मूल्य बढ़ गया और उसने उस आटे से ले जाकर बिस्किट बनाया, बिस्किट को उसने 15 रुपये में बेचा। ठीक है, तो वो जो बिस्किट का जो रेट है 15 रुपये, उसमें उसकी जो गेहूं है, चीनी है, सब का मूल्य उसमें शामिल है। इसीलिए उस मूल्य की गणना करने से बचने के लिए ही उस उत्पाद की गणना की जाती है, अंतिम वस्तु की ही गणना की जाती है। उसके बाद है बच्चों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक और निजी, ये जो दो क्षेत्र इसमें दिए गए हैं, इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? इनको स्वामित्व किसके? उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया जाता है। फिर है रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है? प्राथमिक क्षेत्र का प्रथम स्थान है। फिर रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू किया गया था वर्ष 2005 में। आर्थिक गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियां जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती हैं उनका उदाहरण दीजिए। मधुमक्खी पालन, ये मधुमक्खी पालन किस में आएगी? प्राथमिक गतिविधि में। आगे है सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक का स्वामित्व किसके पास होता है? सरकार के पास। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। भाई सार्वजनिक क्षेत्र है, ये सरकार के अधीन है, तो सरकार की मंशा क्या होगी? सामाजिक कल्याण, लोगों का कल्याण करना और उनको सुरक्षा देना। तो ये एक बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है कि इसकी सरकार की मंशा क्या है और क्या उद्देश्य होता है। फिर टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी की किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है, हम क्या कहेंगे इसको? अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। इसको अगर क्वेश्चन आता है कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, तब भी आंसर जो ऊपर मैंने बता रखा वही है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी सब एक ही नाम है। तो भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? सेवा क्षेत्र की विशेषता सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी, ये इसकी विशेषता है। फिर अगला,
सार्वजनिक सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है? संगठित क्षेत्र में। अगर आपको छुट्टी लेनी है, छुट्टी का प्रावधान है और सवेतन है, तो किस क्षेत्र में होगा? संगठित क्षेत्र में। ये तो थे आपके बहुविकल्पिक और वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय। इसमें पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्या है और निजी क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सार्वजनिक और ये निजी पर्सनल हाथों में, सार्वजनिक सरकार के हाथों में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला है सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं हम। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, यानी जो परिसंपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टी है, उस पर कंट्रोल किसका होगा? सरकार का होगा। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होगा। रोजगार सुरक्षा दी जाती है और सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। ये सभी विशेषताएं किसकी है? सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक, अब इसके बाद निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में इसका जस्ट अपोजिट, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व, यानी ऊपर जो विशेषताएं थी सार्वजनिक क्षेत्र की, उसका जस्ट उल्टा विपरीत होगा निजी क्षेत्र में। इसमें संपत्तियां निजी स्वामित्व में होंगी और सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर आपको एक ये इसकी विशेषताएं पता है, आपको याद है, तो निजी क्षेत्र को भी बहुत आसानी से आप जस्ट अपोजिट विपरीत करके लिख दीजिए, आपको आंसर रेडी। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, उनके समक्ष ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, उनको हमें बताना है। तो पहली कठिनाई क्या है, मुसीबत उनके सामने क्या आ जाती है? यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता। दूसरा, न्यूनतम वेतन मिलता है। ये जो मजदूर काम करते हैं इनके यहाँ मजदूरी भी न्यूनतम मिलती है। रोजगार की अवधि, कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती है। किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है। निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। यह किसमें थे? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या है। अब आते हैं संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर है, दोनों में हमें क्या फ़र्क है वो बताना है। तो ये दो तालिकाएं बनाई गई है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इसमें पहला जो अंतर है, संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन की प्राप्ति है, असंगठित में कम वेतन। नौकरी संगठित में सुरक्षित है और असंगठित में नौकरी सुरक्षित नहीं है। कार्य की स्थितियाँ संगठित में अच्छी और इसमें स्थित नहीं अच्छी, निम्न स्तरीय है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होता है संगठित क्षेत्र में और इसमें योजना का लाभ नहीं प्राप्त होता है। कार्य अवधि निश्चित होती है, काम की घंटे निर्धारित है, और जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चित अवधि कार्य की नहीं होती है। ये इतने अंतर थे। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान। तो 3 प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला है, राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी का भत्ता भी दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होगा, यानी आपको कहीं दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 100 दिन तक आपको रोज़गार मिलेगा। रोज़गार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा और आपको कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये किसके अंतर्गत था? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यदि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन तीनों में है, बिना एक दूसरे की हेल्प किए कोई भी इसमें क्षेत्र, चाहे वो प्राथमिक हो द्वितीयक हो, कोई भी एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसको हमें स्पष्ट करना है। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन
बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, मछली पालते हैं, तो ये सभी हैं कार्य होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमें नई तकनीकों की आवश्यकता पड़ेगी। तकनीक अगर है तो हमें उसको लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तीनों क्या हैं, तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा है, विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। जो द्वितीयक क्षेत्र हम जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, और उसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए या किसी उद्योग को लगाने के लिए कच्चा माल या रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, हमको प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलेगा। तो अगर प्राथमिक नहीं होगा तो द्वितीयक कहाँ से चलेगा। इसलिए दोनों का एक दूसरे की हेल्प की आवश्यकता है। फिर तीसरा पॉइंट दे रखा है, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। ठीक, अब प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों मिलकर सेवा क्षेत्रों का अवसर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, बिना एक दूसरे की सहायता से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। चौथा पॉइंट है, तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं, किसी एक की भी अनुपस्थिति या अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां। शहरी नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के क्या कौन कौन सी 3 विधियां हैं। पहला, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना। दूसरा है, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना। ये कहाँ के लिए है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए। तीसरा है, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन। मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। मूलभूत सुविधाएं आपको पता ही है। उसके बाद आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये सभी अवसर कहाँ के लिए रोजगार के, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए है। उसके बाद तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। बढ़ती जनसंख्या हर चीज़ को प्रभावित करती है, चाहे पर्यावरण हो या संसाधन हो, सबको। लेकिन हमें क्या बताना है, बेरोजगारी को कैसे प्रभावित करती है, कौन, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो पहला पॉइंट है इसका, रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। ठीक है। दूसरा, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है, संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। ये सारे पॉइंट बहुत सिंपल है। आज उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला है, कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे। कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे। पहला है, काम के घंटे निश्चित होंगे। निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा मिलेगी। सवेतन अवकाश, भविष्य निधि व सेवा अनुदान मिलेगा। कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होंगी और अनुचित शोषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के विकास या निर्माण में। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। भाई हमारा भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है, तो इसके अंतर्गत कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि हमारे सभी उद्योगों को रॉ मटेरियल देने के लिए आगे एक बेस का आधार का काम करता है, तो इसमें इसको बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। यानी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, मानव कल्याण, समाज का कल्याण हो। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। ये सभी सुविधाएं राष्ट्र के निर्माण के लिए है, नागरिकों को दी जाने वाली। अब क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। अब छिपी हुई जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है बेरोजगारी, वो
जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत में परिवार के अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हों। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की छोटी सी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की ज़रूरत है परंतु 2 लोग काम में लगे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है। तो असंगठित व असंगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। अब 2 क्षेत्र हैं, एक है असंगठित और दूसरा है संगठित। इन दोनों में क्या अंतर है? संगठित में अधिक वेतन मिलता है, असंगठित वेतन कम मिलता है। इसमें नौकरी सुरक्षित है और असंगठित में नौकरी सुरक्षित नहीं है। तीसरा, कार्य स्थिति अच्छी है और इसमें अच्छी नहीं है। काम के घंटे निश्चित है, इसका जस्ट अपोजिट है, बहुत सिंपल है। एक को याद कर लीजिए और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। काम के घंटों की सीमा निर्धारित नहीं है। कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलता है और इसमें योजना का लाभ नहीं मिलता है। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के समक्ष आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके सामने समस्याएं कौन कौन सी है? पहला है, यह क्षेत्र सरकारी नियम व विनियमों को नहीं मानता है। इसमें बहुत से लोग अपने छोटे कार्य सड़कों पर विक्रय करते हैं। निम्न वेतन मिलता है, मजदूरी तय नहीं होती तथा रोजगार भी नियमित नहीं होता है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने से वेतन, छुट्टी, अवकाश और बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं है और नौकरी असुरक्षित है। ये सभी समस्याएं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है जो कि अच्छी नहीं है। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को उदाहरण दीजिए, या इसको ज़्यादा कराने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है, आपको अपने कर रखा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा भारत में रोजगार क्षेत्र की दशा में सुधार हेतु निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या भारत सरकार की भूमिका है इसमें? भारत सरकार ने काम के अधिकार लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम खंड कहते हैं इसको, सभी सक्षम लोग जिन्हें काम की ज़रूरत हो, और सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या है? अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, और निजी में जैसा कि ये देखिए नाम, निजी माने पर्सनल, निजी स्वामित्व होता है अपना खुद का। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, इसमें एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां पूरे देश में की जाती हैं और यह केवल लाभ कमाने के लिए। अधिकतम श्रमिक रोजगार सुरक्षित है और श्रमिकों के रोजगार सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान बताइए। जो मनरेगा रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी, इसके 3 प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला है 100 दिन रोजगार की गारंटी, काम उपलब्ध ना होने पर बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयता देना, भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद करने वालों को मदद। तो सारे पॉइंट आपको ऊपर भी बताए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा याद करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रिपीट भी हो चुके हैं। पिछले वीडियो मैंने बता रखा और इसमें भी 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र की किन्हीं 4 गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें प्राकृतिक वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य और वानिकी। उदाहरण की मदद से स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कौन कौन से क्या हैं अंतर स्पष्ट करने के लिए? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है आपका रेलवे, ONGC, और उसके बाद निजी क्षेत्र में आता है रिलायंस, वेरो, इन्फोसिस।
तो ये 2 प्रकार के हुए। आगे है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी का शोषण किया जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क को प्रस्तुत कीजिए। देखिए, असंगठित में इसमें कुछ भी सुरक्षित नहीं है, तो आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत है कि कर्मचारी का शोषण होता है? अपने पक्ष में 3 तर्क देने हैं। तो पहला है, असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर है। ठीक, इस क्षेत्र में नियम और विनियम तो हैं, परंतु उनका पालन नहीं होता है। कम वेतन तथा प्रायः नियमित भी नहीं होता है। अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है। तो ये सभी तर्क किसमें है? शोषण के तर्क के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी का शोषण होता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सभी आवश्यक हैं और सभी आवश्यक चीज़ें इस क्षेत्र के मजदूरों को नहीं मिलती हैं। तो ये क्या है? एक तरह से कर्मचारी का शोषण हुआ। उसके बाद शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की 3 विधियाँ कौन कौन सी है? पहली है क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, सेवाओं को प्रोत्साहन, पर्यटन को प्रोत्साहन, सरकार की नीतियां बदलकर और मूलभूत सुविधाएं जैसे ढांचागत विकास तथा कर्ज, तकनीकी सहायता देकर उनके लिए हम रोजगार सृजन कर सकते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले 3 लाभ, ये फिर रिपीट हो रहा है और आपकी सुविधा के लिए दिया जा रहा है। पहला लाभ क्या है? रोजगार का लाभ, अतिरिक्त समय में काम का प्रावधान, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान और चिकित्सीय लाभ और पेंशन। ये तो था किसका? संगठित क्षेत्र के। ऊपर आपने असंगठित के पढ़ रखा है, जिसमें कि उनका शोषण एक तरह से तर्क दिए गए हैं। फिर है बहुत ज़रूरी, जिसको कि आपको समझना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी किसे कहते हैं? भारत में इसे नापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। इसमें उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और मापन का कार्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें करती है। आगे है, भारत में तृतीयक क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी 3 कारकों को बताइए। तृतीयक, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्षेत्र आता है, इनके लिए महत्वपूर्ण क्यों है ये? क्योंकि अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक, तार, परिवहन आदि की आवश्यकता होती है, सभी को है। कृषि एवं उद्योग के विकास है तो अनेक सेवाओं की आवश्यकता होती है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य सेवाओं की मांग शुरू कर देते हैं। कुछ नई सेवाएं जैसे संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं हैं। ग्रामीण भारत में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई 4 सुझाव, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार लोगों को अधिक मिले उसके लिए कोई 4 सुझाव देने हैं। तो पहला सुझाव क्या दे रहे हैं? सिंचाई की सुविधाओं को सुधारना चाहिए। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में सुलभ, सस्ती और बेहतर परिवहन सेवाएं देकर कृषि और गैर कृषि को बढ़ावा देना। कृषि आधारित उद्योगों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ये तो बच्चों ये इतने क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा लेसन बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और मेरा पहला वीडियो भी इसी लेसन का देखिएगा, जिससे कि आपको उस लेसन को समझ करके और इनके आंसर याद करने में बहुत ईजी रहेगा, आपको कहीं और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर।